नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सारंग को अपने दूर के किसी रिश्तेदार से पता चला कि उसकी बहन बहुत तकलीफ में है। उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान कर रही हैं। सास और पति दिन भर उसे मानसिक और शारीरिक यातना देते हैं। यह सुनकर सारंग और उसकी पत्नी नव्या बहुत परेशान हो गए। नव्या सारंग से बोली, सुनिए जी, आप जल्दी से पता करिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कैसे और क्यों पता करना है? जब कला दीदी ने ही सब रिश्ते नाते तोड़ दिए तो मुझे क्या, छोड़ो उन्हें और खुश रहो। सारंग ने लापरवाही से कहा, क्या बकवास कर रहे हैं? दीदी तकलीफ में है, यह जानने के बाद तुम खुश कैसे हो सकते हो? माना मेरे और दीदी के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद था, लेकिन हम इतने भी निर्मोही नहीं है कि अपनों के दुखों में दुख खुशी बनाए। इतने सालों से माना दीदी ने मुझे कभी अपना नहीं समझा, और जो समझता था वो कब का ही हम लोगों को अनाथ करके चली गई। नव्या ने आंखों के कोर से आंसू पोंछे और उठकर चली गई। नव्या अपनी सास कल्पना जी के कमरे में जाकर बैठ गई। माँ, आप क्यों हमें अकेला छोड़कर चली गई? आप थी तो सब संभाल लेती थी, लेकिन आपके जाने के बाद सब बिखर गया। कला दीदी ने हम सबसे मुंह ही मोड़ लिया और आज तो उन्होंने एकदम पराया कर दिया। सारंग भी यही समझते हैं कि मैं दीदी के दुख से खुश हूँ। शायद उनको भी लगता है कि उस दिन जो हुआ उससे मेरी ही गलती थी, लेकिन माँ, आप अच्छे से जानती हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी। दीवार पर टंगी कल्पना जी की तस्वीर को देखकर नव्या रोने लगी। नव्या और सारंग की शादी को 7 साल हो गए, जैसे अभी कल की ही बात हो। नव्या सारंग की दुल्हन बनकर ससुराल की दहलीज पर आई थी। समझदार और ममतामयी सास के रूप में कल्पना जी मिली, लेकिन पता नहीं क्यों कला दीदी उससे खिजी खिजी रहती। नव्या को शुरू में यही लगा कि शायद वो कम बोलती होगी, लेकिन बात कुछ और थी। इस बात का भी खुलासा उस दिन हो गया जब सारे रस्म होने के बाद कला दीदी वापस अपने ससुराल जा रही थी। नव्या रास्ता के लिए खाना पैक करके कला को देने के लिए कल्पना जी के पास गई तो अपना नाम सुनकर कमरे के बाहर ही ठिठक गई। कला दीदी कल्पना जी से कह रही थी, आपने मेरी बात मानकर ठीक नहीं किया। मुझे तो नव्या बहुत ही चालाक लगती है। देखा नहीं, पहली रसोई की रस्म वाले दिन मैंने देखा था कि खाना बनाने में आपने उसकी मदद की थी और तारीफ वो बटोर रही थी, और लेन देन के मामले में उसके घर वाले कंजड़ निकले। प्लीज़ माँ, उसके घर से आया एक भी सामान मुझे मत देना। आपने अगर आज मेरी ननद को इस घर की दुल्हन बनाया होता तो आपका घर सामानों से भर गया होता, और मेरी ननद घर का भी सारा काम अच्छे से जानती है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको ही पसंद नहीं। मेरी ननद की सुंदरता के आगे नव्या कहीं नहीं टिकती है। अगर मेरी ननद कला को बीच में ही रोककर कल्पना जी बोले, बंद कर अपनी ननद की तारीफ करना। तू जानती है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि जिस घर में बेटी दो उसी घर के बेटी को अपने घर की बहू बनाओ। और तुझे कब से अपनी ननद में इतने सारे अच्छे गुण दिखने लगे? तुम्हारे लिए वो तो एक नंबर की आलसी, घमंडी, कामचोर और मुंहफट थी। फिर अचानक वो सर्वगुण संपन्न कैसे हो गई? कल्पना जी की बात सुनकर कला चुप हो गई। कल्पना जी उसे समझाने लगी, देख कला, नव्या के लिए तुम अपने दिल में कुछ भी गलत भावना मत रखना। मेरा विश्वास है कि नव्या इस घर के लिए सबसे परफेक्ट बहू और भाभी साबित होगी, और एक दिन तुम खुद मुझसे आकर यह बात कहोगी। लेकिन कला के दिल और दिमाग में नव्या के लिए नाराजगी बढ़ती ही गई। हालांकि नव्या ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की
कला दीदी के दिल में अपने लिए छोटी सी जगह बनाने की। लेकिन सारंग ने एक दिन उसे बताया कि शायद कला दीदी की ननद रमा उसे पसंद करती थी और वो चाहती थी कि इस घर की दुल्हन बने। कला दीदी ने भी माँ और मुझसे पूछे बिना शादी के लिए कर दिया। दीदी ने हमारे सामने यह बात रखी थी, लेकिन मुझे और माँ दोनों को ही रमा पसंद नहीं थी और शायद इसकी वजह भी दीदी ही थी। दीदी ने हमेशा रमा के बारे में नेगेटिव बातें ही बोली, जिससे मैं बहुत चिढ़ता था कि वो मेरी दीदी को बहुत तकलीफ देती है। दीदी ने सोचा कि रमा को अपनी भाभी बनाकर ससुराल वालों पर अपना रोब चला लेगी और ननद बनकर रमा से बदला भी ले लेगी। शादी के 7 साल बीत जाने के बाद भी कला और नव्या के रिश्ते में मिठास नहीं आई। कल्पना जी की वजह से नव्या मायके आ जाती थी। कुछ दिनों से कल्पना जी की तबीयत खराब रहने लगी, चीज़ें रखकर भूलने लगी थी। कभी कभी तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद कहती कि खाना नहीं खाया। किचन में सामान लेने जाती, लेकिन क्या लेना था भूल जाती। नव्या और सारंग उन्हें एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते थे। कल्पना जी की बीमारी का सुनकर कला दीदी मायके आई हुई थी। पहले तो कल्पना जी ने कला को पहचाना ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप आकर उसे गले लगाया, प्यार किया और उसका हाल चाल पूछने लगी। वहाँ रहते हुए कला ने नोटिस किया कि जब माँ अचानक सा भूल जाती है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ नव्या के पास ही रहती है, उसी से बातें करती और सभी को उस अंतराल में अजनबी की तरह देखती रहती। कला के दिल में नव्या के लिए पहले से ही चिढ़ और नफरत थी। अब उसके दिमाग में पता नहीं कैसे फितूर चिढ़ गया कि माँ की जाती यादाश्त के पीछे नव्या का ही हाथ है। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। नव्या की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दवा खाकर सो गई। दवा के असर से नव्या गहरी नींद में सो गई। कल्पना जी को बाथरूम जाना था तो वो नव्या को पुकारने लगी, लेकिन नव्या को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वो खुद ही बाथरूम चली गई और चक्कर खाकर गिर गई। नव्या की अचानक नींद खुली और वो दौड़कर कल्पना जी के पास चली गई, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी। कला माँ के अंतिम संस्कार में आई और उसने सब रिश्तेदारों से यह बात फैला दी कि नव्या की लापरवाही से यही माँ की मौत हुई। अपने ऊपर यह घिनौना इल्ज़ाम सुन नव्या कला से झगड़ पड़ी। उस दिन कला ने मायके की दहलीज छोड़ी तो वापस रुख नहीं किया और उसने अपने सभी रिश्तों को छोड़ दिया। कला की ननद की शादी जहाँ हुई वो परिवार धोखेबाज निकला। अपने बीमार लड़के की शादी झूठ बोल कर की। जब सच पता चला तो उसकी ननद वापस मायके आ गई और उसकी इस बर्बादी का इल्ज़ाम कला के सिर पर फिर उस पर यातना होने लगी। क्या सोच रही हैं? उठिए, कला दीदी को यूं ही नहीं छोड़ सकती। बैग लेकर नव्या खड़ी थी। सारंग ने अपने आंसू पोंछे। माँ सही कहती थी कि तुम रिश्तों को निभाना खूब जानती हो। नव्या और सारंग जब कला के ससुराल पहुँचे तो अंदर से कला की सास, ननद और उसके पति महेश के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कहाँ मर गई मनहूस? न जाने कौन सी मनहूस गड़ी से इसे बहू बनाकर लाए। ना ही आज तक घर का वारिस दे सकी और ना ही मायके से जायदाद में हिस्सा। सही कहा माँ। अरे क्या जल्दबाजी थी मायके से रिश्ता तोड़ने की। पहले अपना हिस्सा ले लेती, फिर लात मार देती मायके वालों को। खुद का नुकसान किया ही और मेरा भी कर दिया। सोचा था कुछ पैसे हाथ लगेंगे तो अपना बिजनेस शुरू करूँगा, लेकिन अब तो इसी को पालना पड़ रहा है। और महेश ने उसके बालों को जोर से पकड़कर खींचा और धक्का दे दिया। नव्या ने आगे बढ़कर कला को पकड़ लिया, वरना वो जमीन पर गिर जाती। नव्या और सारंग को देख कला के साथ सभी भौचक्के रह गए। भैया, भाभी, कला नव्या के गले लगकर रोने लगी।
कला की हालत देख सारंग को गुस्सा आ गया और उसने जोर से एक गुस्सा महेश के गाल पर जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की। कला की सास घुर्राई, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे को मारा। ले जाओ अपनी बहन, अब उसकी इस घर में कोई जगह नहीं। सही कहा आपने, आप लोगों की अब दीदी की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं और आप लोगों की असली जगह तो मैं दिखा कर रहूँगी। चलो दीदी अपने घर चलो। नव्या ने कला के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर घर ले आई। नव्या ने कला को हिम्मत दी। उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत कर दी। नव्या के प्यार और साथ में कला को जल्दी से ही उससे नरक से मुक्ति मिल गई। माँ आप सही थी, इस घर के लिए नव्या ही परफेक्ट बहू और भाभी है। कला कल्पना जी की फ़ोटो के आगे रो रही थी। ये क्या दीदी, आप फिर से रो रही हैं? अब आप अपने सपने पूरे कीजिए। आपके भैया ने तय किया है कि आपकी अपनी बेकरी की शॉप खोली जाए। नव्या ने बेकरी शॉप के पेपर उसके हाथों में रख दिया। भाभी आपको कैसा पता? कला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सपना पूरा हो रहा है। माँ ने बताया था कि आप अपनी बेकरी शॉप खोलना चाहती थी, लेकिन पापा जी इस बात के खिलाफ थे और उन्होंने आपकी शादी करवा दी। नव्या के इस खुलासे से कला उसके गले लगकर रोने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।